हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। तो अपन बात करते हैं कि मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना किसी भाषा में निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर होती है। व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जा सकता है। पहला है पद संरचना, दूसरा है कारक व्यवस्था, तीसरा है विकारोत्पादक तत्व और चौथा है वाक्य संरचना। तो हम क्रमशः इन चारों का अध्ययन विस्तार से इसमें करेंगे। तो अपना पहला आ जाता है हिंदी की पद संरचना। पहला क्या है? पद संरचना। जैसा कि आपको पता हो तो अपन ने पहले अध्याय में लास्ट पद संरचना के ऊपर छोड़ा था, तो मैंने बोला था कि अपन दूसरे लेक्चर में इसको विस्तार से करेंगे। तो बेसिक तो आपने उसमें देख ही लिया था कि भाई हिंदी की पद संरचना के बारे में इसके 2 पद होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। और जो कि और पदों में जो कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें अपन ने थोड़ा बहुत देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम है ना इसके अंदर उसमें तो सिर्फ बेसिक क्लियर किया था कि मतलब संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। पर अब इसमें क्या करेंगे, हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह पद संरचना के बारे में पता चल गया कि पद संरचना पर आरंभिक चर्चा सब मतलब संपदा के अंतर्गत की जा चुकी है, जो कि अपन ने पहले समानार्थक शब्द के अंदर पहले कर लिया है अपन ने। और ये कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। इसमें पद संरचना के पद कितने? 2 होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। तो अब फिर अपन आ जाते हैं हिंदी की संज्ञा व्यवस्था। तो अपन ये पद संरचना के अंदर किस किस के बारे में, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने लेक्चर फर्स्ट के अंदर जो अपना मतलब कि फर्स्ट चैप्टर था ना, उसके अंदर अपन ने बेसिक किया था कि सर्वनाम, संज्ञा क्या होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसका पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपन पहला आ जाते हैं अपन हिंदी की संज्ञा व्यवस्था। परिचय। संज्ञा वह पद है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य समूह या जाति के नाम को व्यक्त करता है। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पर प्रातिपदिक कहलाता है, किंतु कारक के अनुसार विभक्ति या परसर्ग से जुड़कर यही प्रातिपदिक संज्ञा पद बन जाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हिंदी में संज्ञाओं को प्राय 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हिंदी के अंदर 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। और कुछ विद्वानों के अनुसार कि 2 और होती है, मतलब इन तीनों के अतिरिक्त 2 और होती है, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आ जाते अपन संज्ञा के प्रकारों के ऊपर। तो इसमें पहला है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष का नाम बताने वाला पद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी या प्राणी या किसी का नाम बताता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है व्यक्तिवाचक, जो किसी एक के बारे में बात करता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, गीता, दिल्ली, कानपुर इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जब कोई पद किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जब कोई पद किसी विशेष वर्ग के बारे में जब बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जाति वर्ग की सदस्य होती है। व्यक्तिवाचक, अब जैसे कोई व्यक्ति होगा वो भी किसी न किसी जाति का होगा, कोई स्थान होगा तो वो भी किसी न किसी जाति के रिलेटेड आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कानपुर हो गया, तो कानपुर किसके अंदर आएगा? यूपी के अंदर आएगा। तभी अपन एक क्या हो गया? जातिवाचक हो गया फिर कानपुर। और कानपुर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक है, बट जैसे कि वो आता किसके अंदर, तो वो एक जातिवाचक के अंदर आता है। फिर ठीक है, अब इसके उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। उदाहरण के लिए जैसे कि राम, श्याम जैसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मनुष्य जातिवाचक संज्ञा की। अब जैसे कि कोई व्यक्ति राम, श्याम, तो ये सब क्या है? एक मनुष्य जाति के सदस्य है ना, मनुष्य जाति के है ना राम, श्याम। तो मनुष्य क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया।
सॉरी, मनुष्य क्या है कि व्यक्तिवाचक हो, मनुष्य तो हो गया जातिवाचक, क्योंकि एक जाति है मनुष्य जाति। और जैसे कि राम श्याम, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब जातिवाचक के संज्ञा के अंदर ही दो और आते हैं, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा, जो मतलब कि विद्वानों के द्वारा जो जोड़ी गई थी ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो पहला अपन पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये किसके अंदर आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ये वह पद है जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह को व्यक्त करते हैं। जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह को, किसी व्यक्ति के समूह को, प्राणी के समूह को व्यक्त करते हैं। इन समूह मतलब इन्हें समूह होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा मान सकते हैं। समूह होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा मान सकते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का समूह होगा, मतलब प्राणियों का समूह होगा, फिर वापस किसी वस्तुओं का समूह होगा, तो इसीलिए इसको क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा मान सकते हैं। ठीक है, वे विशिष्ट होने के कारण जातिवाचक नहीं मान सकते, क्योंकि ये अलग नहीं होने के कारण इसको जातिवाचक नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए, सेना आगे बढ़ रही है, वाक्य में सेना समूहवाचक संज्ञा है। सेना आगे बढ़ रही है, तो सेना क्या एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो पूरी एक समूह है ना पूरा सेना का। ठीक है, तो ये अपना हो गया समूहवाचक। जातिवाचक के अंदर क्या हो गया, समूहवाचक। अब अपन आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। यदि कोई संज्ञा किसी पदार्थ का बोध कराती है तो उसे द्रव्यमान संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, पानी भर गया है में पानी मतलब कि बोध, पदार्थ का बोध कराती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि पानी भर गया, जैसे कि संज्ञा किसी पदार्थ का बोध कराती है। जैसे कि पानी भर जाता है तो अपने को क्या रियलाइज़ होता है, अपने को पता चलता है कि हाँ भाई ये काम हो गया है, तो वो क्या पानी भर गया। तो ये क्या एक मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो केवल जातिवाचक संज्ञा के दो उदाहरण कंप्लीट हो गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब अपन आ जाते हैं गेक के ऊपर, भाववाचक संज्ञा। जब कोई पद किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, स्वभाव या स्थिति को अथवा किसी भाव, विचार, अनुभव, भावना आदि को व्यक्त करे तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब उसका भाव, उसके अंदर से जो भाव व्यक्त करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, उसके अंदर से भाव जो व्यक्त होते हैं ना, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। स्वभाव, स्थिति या किसी भाव, विचार, तो उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण के लिए, विनम्रता के एक भाव है जो अपने व्यक्तियों के अंदर निकलते हैं ना, विनम्रता। प्रेम भी एक भाव ही है जो लोगों के अंदर निकलते हैं, व्यक्तियों के अंदर निकलते हैं अपने अंदर। फिर है घृणा, वो भी फिर वापस मानवता, बचपन, बुढ़ापा आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भावात्मक संज्ञाएं प्राय अन्य शब्दों में जातिवाचक संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषण आदि में ई, त्व, ता, पन, पा, वट आदि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। और प्रत्यय अपन ने पहले पढ़ लिए हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो ये प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आ जाता है वर्गीकरण की अनिश्चयात्मकता वर्गीकरण। ये जो अपन ने इसका वर्गीकरण किया था ना सबका संज्ञा का, अब इस वर्गीकरण की अनिश्चयात्मक के बारे में बात करेंगे। संज्ञाओं के ये समूह हैं, संज्ञाओं के ये वर्ग पूर्णतः निश्चयात्मक नहीं है। कभी कभी संज्ञाएं विशेष प्रयोग के कारण अपना वर्ग बदल देती। ये संज्ञाएं निश्चयात्मक नहीं होती, कभी कभी ये अपना किसी विशेष प्रयोग के कारण अपना वर्ग बदल देती हैं। जब कोई व्यक्ति संज्ञा किसी विशेष गुण के साथ जुड़ जाती है तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होने लगता है। जैसे वह आधुनिक भारत का जयचंद है। वाक्य में जयचंद व्यक्ति नहीं, जातिवाचक संज्ञा है, समझे। फिर इसी प्रकार किसी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाला पद यदि किसी व्यक्ति के नाम से गहराई से जुड़ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वाक्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है।
तो किसी पर्टिकुलर किसी नाम के लिए हो जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर इसमें जैसे कि नेताजी एक पर्टिकुलर नाम हो गया तो ये फिर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। और फिर उसी प्रकार जैसे कि वह आधुनिक भारत का जयचंद है। अब जैसे जयचंद नाम तो है बट वह क्या है, आधुनिक भारत का जयचंद, तो किस एक जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि वो उस टाइम का था, तो वो क्या जातिवाचक हो गया। अब जैसे संस्कृत में अंग्रेजी से तुलना, हम ये इसकी संस्कृत और अंग्रेजी से तुलना करेंगे हिंदी की, तो अंग्रेजी में संज्ञाएं प्राय वचन परिवर्तन के अपवाद को छोड़कर प्राय अविकारी बनी रहती है, जबकि हिंदी में संज्ञा विकारी पद है। उदाहरण के लिए गर्ल्स कम हर, लड़कियों यहाँ आओ, तो हिंदी इंग्लिश का क्या था, गर्ल्स कम हर, तो लड़कियों यहाँ आओ। गर्ल्स आर गोइंग, तो लड़कियाँ जा रही हैं। ठीक है, हिंदी की संज्ञा संरचना संस्कृत की तुलना में काफ़ी सरल है। इसका कारण यह है कि संस्कृत में 8 कारकों, 3 लिंगों तथा 3 वचनों के कारण संज्ञा के बेहतर रूप बनते थे। हिंदी में लिंग व वचन दो रह गए और कारक रचना में विभक्तियों का स्थान पर सर्गों ने लिया है, इसीलिए संज्ञा रूपों की विविधता काफ़ी कम हो गई है। निष्कर्ष, कुल मिलाकर हिंदी की संज्ञा व्यवस्था व्याकरण के दायित्वों का कुल निर्वाह करती है। यद्यपि ये संस्कृत के सरलीकरण से बनी है, किंतु इस सरलीकरण की परिणति अतार्किकता में नहीं हुई है। ये अपना कंप्लीट हो गया संज्ञा। ठीक है, या हिंदी की संज्ञा व्यवस्था कंप्लीट हो गई। ये कितने प्रकार की थी, वैसे तो 3 प्रकार की थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बट कुछ विद्वानों के अनुसार जो जातिवाचक संज्ञा है उसके अंदर 2 आते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये अपना संज्ञा अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन आ जाते हैं दूसरे नंबर पर सर्वनाम पर। ठीक है, सर्वनाम हिंदी की व्याकरण व्यवस्था, हिंदी की सर्वनाम व्यवस्था, हिंदी की सर्वनाम व्यवस्था, परिचय व महत्व। तो सर्वनाम वह पद है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आपको आती है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं सर्वनामों के भेद। हिंदी में सर्वनामों के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये तो हो गए सर्वनाम के भेद। पर सर्वनाम के सर्वनाम के प्रकार, जो कि जबकि सर्वनाम बहुत सी संज्ञाओं इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण हो गए, राम कह रहा था कि आज राम के भाई से मिलने के लिए जाएगा। वाक्य में राम एक संज्ञा पद हो गया। ठीक है, राम कह रहा था कि आज राम के भाई से मिलने के लिए जाएगा, तो एक राम क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, वह पद जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो ये अपना सर्वनाम हो गया। इसके कितने प्रकार होते, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, वो अपन ने देख के। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब अपन सब जो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, अब अपन सब के बारे में अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए गए। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। हिंदी और सभी भाषाओं में कितने पुरुष स्वीकार किए गए, 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। इन तीनों के लिए हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम प्रचलित हैं, जैसे कि अब एक वचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में सिर्फ मैं, एक वचन में सिर्फ, और बहुवचन में हम। फिर वापस मध्यम पुरुष में आएगा तू, एक वचन में क्या आएगा, तू, और बहुवचन में क्या आएगा, तुम। ठीक है, तुम यानी कि बहुत सारे जनों के लिए, हम, मैं यानी कि सिर्फ मैं एक, और हम यानी कि बहुवचन यानी कि बहुत सारे जनों के लिए। फिर आ जाएगा अपना अन्य पुरुष, वह, जो अन्य अपन किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कहेंगे, किसी एक के लिए नहीं कहेंगे, वह मतलब सबके बारे में बात करेंगे। तो अन्य में एक वचन में क्या हो जाएगा, वह, और बहुवचन में वे, वह,
और वे, मतलब एक वचन में सिर्फ वह हो जाएगा और बहुवचन में वे सब लोग। पुरुषवाचक सर्वनामों में व्यवहारिक तौर पर कुछ समस्याएं आती है, जैसे बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियों में उत्तम पुरुष एक वचन में, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियों में उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग होता है। जहाँ पर बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी की जो बोलियाँ होती है उसके अंदर जो उत्तम पुरुष होता है ना, एक वचन में मैं के स्थान पर, यहाँ पे एक उत्तम पुरुष के अंदर एक वचन में मैं होता, वहाँ एक वचन में हम सर्वनाम का प्रयोग होता है। इस कारण उत्तम पुरुष में बहुवचन में हम के स्थान पर हम लोग का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन की उत्तम पुरुष में बहुवचन में जो हम के स्थान पर, जैसे कि मैं के स्थान पर तो हम का उपयोग हो गया और हम के स्थान पर हम लोग का प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अपना हिंदी के कई बोलियों तथा अभिजातीय वर्ग की भाषा में तू शब्द का प्रयोग निंदनीय माना जाता है। सही है, तू शब्द का प्रयोग निंदनीय माना जाता है कि अपन किसी के बारे में अगर ऐसे बोलेंगे तू, तो जैसे कि हम उसकी मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा तू बोलना, हम उसकी जैसे कि कोई निंदनीय कर रहे उसका। इसका परिणाम यह होता है कि मध्यम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम तुम मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होने लगता है। जैसे कि तू अच्छा नहीं लगता तो हम उसके जो एक वचन में अपन मध्यम पुरुष के अंदर एक वचन में क्या तुम बोलने लग जाएंगे। ठीक है, इसी का अगला चरण वह है कि मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए तुम लोग का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा वही उत्तम पुरुष के अंदर एक वचन में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर रहे थे और बहुवचन में हम के स्थान पर हम लोगों का प्रयोग कर रहे थे। उसी के आधार पर आगे हम मध्यम पुरुष के अंदर जैसे कि तू के स्थान पर हम एक वचन तू के स्थान पर हम बहुवचन तुम का प्रयोग करेंगे और बहुवचन तुम के स्थान पर हम तुम लोगों का प्रयोग करेंगे। फिर आ जाते हैं अपन ई के ऊपर। मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष में यदि किसी आदरणीय व्यक्ति की चर्चा हो रही हो तो एक वचनीय सर्वनाम के स्थान पर बहुवचनीय सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, अगर मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में यदि किसी आदरणीय व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े आदमी हो, अपन से बड़े अपने माता पिता हो, तो जैसे कि अब मध्य पुरुष के अंदर अपन तू या फिर मैं, तो अपन ऐसे तो बात नहीं करेंगे ना, अपन क्या हम उसके मतलब उस स्थान पर अपन क्या बहुवचनीय सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, जो कि अपने से बड़े होंगे, अपने माता पिता होंगे, अपने गुरु होंगे जो अपने से बड़े होंगे। तो ये अपना पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऊपर। ये वह सर्वनाम है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। जैसे राम कहाँ गया, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में कुछ प्रसन्नता व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करता है तो उसको क्या बोलता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कि फॉर एग्जाम्पल राम कहाँ गया, मैं कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो कि राम अयोध्या गया, उसका उत्तर का क्या हो जाएगा, राम अयोध्या गया की व्यक्तिवाचक संज्ञा अयोध्या के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। और जो कि राम अयोध्या गया, अयोध्या क्या है, राम और अयोध्या दोनों अलग अलग क्या हो गए, एक व्यक्तिवाचक हो गए। राम भी एक व्यक्तिवाचक हो गया और अयोध्या भी किसी स्थान है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर अपन आ जाते हैं तीसरे नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया क्लियर, जिसके जब अपन किसी वस्तु व्यक्ति के संबंध में अपन जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। फिर अपन आ जाते हैं तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग प्राय मिश्र वाक्यों में होता है, जहाँ एक से अधिक वाक्यों के संबंध जुड़ने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जो पढ़ेगा वह सफल होगा वाक्य में जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध का अपन जैसे कि संबंध का मतलब भी यही होता है जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में संबंध दर्शाता है, वही संबंध हो गया। तो इसका वही है जो किसी मिश्र वाक्यों में, जो प्राय किसी मिश्र वाक्यों में जहाँ एक से अधिक वाक्यों के संबंध को जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं,
संबंधवाचक, और उदाहरण के लिए जो पढ़ेगा वह सफल होगा। जो एक शब्द, जो एक मतलब हो गया शब्द और फिर वापस वह, तो ये दोनों, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो पढ़ेगा वह सफल होगा। तो ये अपना संबंधवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। अब अपना चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करता है, कि किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करता है। ये प्राय एकांत यह वह होते हैं, परंतु इनमें प्राय एकांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान होती है, जैसे यही वही इत्यादि। समझे? किसी संज्ञा की निश्चितता को व्यक्त करता है, किसी संज्ञा की निश्चितता को व्यक्त करता है कि मतलब हाँ ये निश्चय होगा, तो यही होगा वही होगा, यही होगा वही होगा। ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम की निश्चय यही होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन 5 नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वह सर्वनाम होते हैं संज्ञा पद की अनिश्चितता को व्यक्त करते, जैसे कोई है मतलब कि कोई है तो मतलब पूरा मतलब कि उसका कंफर्म तो नहीं कि हाँ है, कोई है तो क्या हो गया? उसका एक अनिश्चय हो गया, पूरा निश्चय नहीं, उसका अनिश्चय। वाक्य में कोई पद कभी और कहीं भी अनिश्चयवाचक सर्वनामों की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब अपन आ जाते हैं छठे के ऊपर, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुषों के संबंध में अपनेपन का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा अपना काम है, वाक्य में अपना निज सर्वनाम है। अपना, अपनी, अपने लिए, अपने आप का जैसी शब्दावली का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम समझ के, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध कराते हैं कि भाई ये अपना है, ये मेरा अपना है, ये हमारा अपना है, तो वो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गए सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के अपन ने अलग अलग चर्चा कर ली। अब अपन आ जाते हैं संस्कृत व हिंदी की तुलना। वैसे ही जैसे संज्ञा के अंदर संस्कृत हिंदी की तुलना की थी, वैसे ही सर्वनाम के अंदर संस्कृत और अंग्रेजी से तुलना हिंदी के लिए। हिंदी में सर्वनाम विकारी पद है, संज्ञा के अंदर अविकारी पद था, और मतलब हिंदी में, और इसमें हिंदी में सर्वनाम विकारी पद है, अर्थात भाषा की अन्य इकाइयों के अनुसार परिवर्तनीय है। ध्यातव्य है कि संस्कृत व अंग्रेजी में सर्वनाम लिंग तथा वचन दोनों के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं, जबकि हिंदी में वचनानुसार ही परिवर्तित होते हैं, लिंगानुसार नहीं। हिंदी में वचनानुसार होते हैं, लिंगानुसार नहीं। वहीं अंग्रेजी में लिंगानुसार होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी जैसे कि पुल्लिंग तो वह जाता है, संस्कृत के अंदर सह गजती, और अंग्रेजी के अंदर क्या आएगा? ही गोज। ठीक है, फिर स्त्रीलिंग वह जाती है, और संस्कृत के अंदर सा गजती, और अंग्रेजी के अंदर क्या आएगा? सी गोज। एक वचन वह जाता है, संस्कृत के अंदर सह गजंती, और अंग्रेजी के अंदर ही गोज। फिर वापस बहुवचन वे जाते हैं, तह गजनते और दे गो, अंग्रेजी के अंदर दे गो। ये हो गया हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की तुलना। फिर अपन, और ध्यातव्य है कि हिंदी के सर्वनाम संस्कृत से वैसे के वैसे स्वीकार नहीं किए गए। इस रूप में यह हिंदी का अपना विकास है। हिंदी की विशेषण व्यवस्था। अब ये हिंदी की व्यवस्था, विशेषण व्यवस्था और क्रिया, ये दोनों अपन, इन दोनों के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज अपना कंप्लीट हो गया मानक हिंदी और व्याकरणिक संरचना, हिंदी की पद संरचना, संज्ञा व्यवस्था और सर्वनाम व्यवस्था। संज्ञा व्यवस्था और सर्वनाम व्यवस्था। संज्ञा व्यवस्था वैसे पर्टिकुलर 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पर जातिवाचक के अंदर 2 और होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और वो समूहवाचक संज्ञा। फिर सर्वनाम हो गया, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और अपन ने इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
ओके। और कल अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे विशेषण व्यवस्था के बारे में। और मेरा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मिनिमम आधे घंटे का होता है, तो प्लीज़ सब लोग देखो। और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ कि हाँ, कि भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसको अच्छे से समझाओ, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ, कि मेरा मतलब मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। बाय। बेस्ट ऑफ लक।